वेलकम बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आओ जल्दी से हम लोग रिवीजन करेंगे माइंड मैप के थ्रू अपने चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज का, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? तो प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, है ना, गाइडलाइंस, कि आपको बिजनेस करना कैसे, आपको मैनेजमेंट को अच्छे से कैसे रन करना है, उसके लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं। उन्हीं को हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। तो लिखा हुआ है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड and general guidelines for decision making and behavior. They are not as rigid as pure science. Pure science जो होता है उसमें प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं, बट यहाँ पर रिजिडिटी नहीं होती है, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आप ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई करते हो, इंसानों पे अप्लाई करते हो, जो कि चेंज होता रहता है नेचर। तो इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं। दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर, सो टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, ह्यूमंस पे अप्लाई होते हैं, इसलिए इन्हें आपको अप्लाई करना होता है क्रिएटिविटी के साथ। ठीक है, सो ये क्या है? सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेचर की अगर हम बात करें, यानी कि फीचर्स क्या हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, तो पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह अप्लाई होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता ही होता है ना, मैनेजमेंट परवेसिव है, तो प्रिंसिपल्स भी ऑफ कोर्स परवेसिव होंगे, हर जगह प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, यूनिवर्सल उनकी एप्लीकेबिलिटी होती है। दूसरा जनरल गाइडलाइंस है, ये सिर्फ एक गाइडलाइन है कि इस तरह से अगर आप काम करोगे तो हो सकता है आपको बेटर रिजल्ट्स देखने के लिए मिले, बट ये किसी भी प्रॉब्लम का एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं माने जाते। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का एक रेडीमेड सॉल्यूशन हम नहीं कह सकते प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ही कोई एक प्रिंसिपल बनता है। फ्लेक्सिबल होते हैं इन नेचर, बिकॉज आपको इन्हें एज पर द सिचुएशन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमंस पे अप्लाई होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ता है कि जैसे कि एक प्रिंसिपल आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो एक बिजनेस में, एक एंटरप्राइज के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर कितनी चीजें आपको सेंट्रलाइज रखनी है और कितनी डिसेंट्रलाइज करनी है, वो डिपेंड करेगा। आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी है कि चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, कि अगर आप एक प्रिंसिपल अप्लाई करोगे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में तो इसका एक इम्पैक्ट क्या आएगा, इफेक्ट क्या आएगा, वो आप देख सकते हो। और कॉन्टिंजेंट होते हैं नेचर। कॉन्टिंजेंट यानी कि डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे, अलग अलग फैक्टर्स पे। कि हम बात करते हैं रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज की, कि एम्प्लॉय को उनकी जो वेजेस एंड सैलरी है वो अच्छी होनी चाहिए, कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाए। अब ये जो सैलरी वाला पॉइंट है, रेम्युनरेशन है, वो भी कुछ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कितना पे कर रहा है अपने एम्प्लॉयज को, वो आपको देखना पड़ेगा। ऐसा सैलरी पे करो कि एम्प्लॉयज की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो भी पूरी हो जाए, और आपके अपने पर्टिकुलर बजट के अंदर भी चीजें आनी चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं प्रिंसिपल्स, और इसलिए हम इन्हें कॉन्टिजेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों प्रिंसिपल्स जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्यों है? तो एक तो साइंटिफिक डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। दूसरा, जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उनको अडॉप्ट करने में, मीट करने में, उन चेंजेस को हेल्प करेगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए रिसोर्सेज का, कोई भी वेस्टेज ना हो, एफिशिएंसी आप अटेन कर पाओ उसमें, दे आर इंपॉर्टेंट। और फोर्थ है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मैनेजर्स को एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं जिनको वो यूज करके रियलिटी में उनको यूज करा जा सकता है, रियल लाइफ सिचुएशंस को, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है विद दी प्रिंसिपल्स। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद हमें पता है कि प्रिंसिपल्स, देखो दो हमें चीजें पढ़नी है, एक तो हेनरी फ्योल के और दूसरा एफ डब्ल्यू टेलर। तो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स हैं टोटल। इसमें एक और ऐड कर देते हैं हम लोग, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, तो हेनरी फ्योल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए। अब वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स है? पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये बोला जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम है, जितना भी टास्क है, एक्टिविटी है, उसको आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और जो भी लोग उस काम को करने में स्पेशलाइज्ड हैं उनको वो काम आप दो। ठीक है, कि एक एडटेक स्टार्टअप में अलग अलग टास्क होते हैं, कंटेंट बनाने का भी काम होता है, एडमिशन का भी काम होता है, पढ़ाने का भी काम होता है ना, स्टूडेंट्स के डाउट्स लेने का भी काम होता है। तो आप अलग अलग टास्क को आपने डिवाइड कर दिया है, और उसमें जो जो लोग स्पेशलाइज्ड हैं जिस भी काम में, उनको वो काम आप अलॉट करोगे, तो वहां से आपको स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिलती है, और इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी का मतलब कि आप डिसीजंस ले सकते हो, आप ऑर्डर्स दे सकते हो खुद से, आपके पास फ्रीडम है टू टेक डिसीजंस एंड टू गिव ऑर्डर्स। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि जितने भी ऑर्डर्स मिले उनको आपको ओबीडियंटली फॉलो करना है, उनको पूरा करना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, डिसिप्लिन मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आपको प्रॉपरली फॉलो करना है, अगर नहीं करेंगे तो उसमें पेनल्टी लगते हैं।
ठीक है। पनिशमेंट्स की बात की जा सकती है, तो वो सब आता है डिसिप्लिन के अंदर। देन है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती हैं, अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं, अलग अलग लोग हो सकते हैं, बट सबका एक ही मोटिव होना चाहिए कि वो एक कॉमन गोल की टुवर्ड्स ही काम कर रहे हैं। दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एंड यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि एक एम्प्लॉय, एक वर्कर को एक ही बॉस से ऑर्डर्स मिलने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक एम्प्लॉय है, उसके ऊपर बहुत सारे ऑर्डर्स देने के लिए बॉस बैठे हैं, तो वो किसकी बात मानेगा, किसकी बात सुनेगा, किसका काम पहले करेगा? कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि एक बॉस होना चाहिए एक पर्सन के ऊपर। ठीक है। फिर है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो सकता है जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को आगे रखें, है ना, बट आपको उनको सबॉर्डिनेट करना है विद द जनरल इंटरेस्ट। मतलब जनरल इंटरेस्ट यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल है उसको प्रायोरिटी देनी है, और उसके बाद हम लोग पर्सनल और इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो प्रायोरिटी किसको देना है? जनरल इंटरेस्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसको। ठीक है। रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के रेमुनरेशन की बात होती है कि एम्प्लॉइज को जो भी आप पे कर रहे हो वो फेयर एंड सही होना चाहिए। ठीक है। फेयर वेजेस देनी चाहिए कि जो एम्प्लॉइज हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो पाए, और जो भी आप रेमुनरेशन दे रहे हो वो आपकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर आ पाए। ठीक है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, इंपॉर्टेंट कोर एक्टिविटी है, वो सब सेंट्रलाइज होना चाहिए। कि टॉप लेवल जो है, जितने भी कोर एक्टिविटीज हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, की एरियाज हैं, वो सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइज्ड है चीजें। बट जो चीजें रूटीन की हैं, है ना, डेली बेसिस के जितने भी काम हैं, जनरल चीजें हैं, उनको आप डिसेंट्रलाइज करो कि वो काम पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कर रही है, वो होगा डिसेंट्रलाइज। ठीक है। अच्छा, स्केलर चेन क्या है? स्केलर चेन बेसिकली एक फॉर्मल चेन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए एक चेन बनाया गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, वो एक सिस्टमैटिक लाइन में होनी चाहिए। ऐसा ही ना हो कि कोई भी किसी से भी कुछ भी कम्युनिकेट कर रहा है। नो, एक प्रॉपर प्रॉपर चेन होना चाहिए, स्ट्रक्चर फॉर्म। दैट इज स्केलर चेन। ठीक है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का मतलब होता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सभी की एक अपनी प्लेस होनी चाहिए, ताकि आपको बाद में ढूंढना ना पड़े कि कौन सी चीज आपने कहाँ रखी है। ठीक है। तो एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए हर एक चीज के लिए, हर एक पर्सन के लिए भी, कि हर एक पर्सन का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऑफिस के अंदर अपना एक डेस्क होता है, अपना एक केबिन होता है। ठीक है। सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ठीक। इक्विटी का मतलब है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी बेसिस पे, किसी भी पर्सन के संग। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो कोई भी तरह का आपको वहाँ पे भेदभाव नहीं दिखाना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी मेंटेन करके चलनी है। दैट इज इक्विटी। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। पर्सोनेल का मतलब ह्यूमन रिसोर्स। सो जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको आपको स्टेबल रखना है। ऐसा ना हो कि आपने एक पर्सन को हायर करा है और आप उसको 2 महीने बाद ही निकाल दो। नहीं, आप ट्रेनिंग दोगे तो 4-6 महीने की तो ट्रेनिंग ही चलती है, उसमें आपका खर्चा भी लगेगा, टाइम भी जाएगा। तो एक एम्प्लॉय को अगर आपने हायर करा है तो उसको एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए, टाइम पीरियड के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखो। बहुत जल्दी से उसे निकालो मत काम से। दैट इज स्टेबिलिटी। ठीक है। इनिशिएटिव यानी कि एम्प्लॉयज को आप मौका दो कि वो खुद से डिसीजंस ले पाए, अपने ओपिनियन सामने रख पाए, अपने आइडियाज शेयर कर पाए। दैट इज इनिशिएटिव। और एस्पिरिट डी कॉप्स बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम स्पिरिट को प्रमोट करना है, हार्मनी को प्रमोट करना है, टीम वर्क को प्रमोट करना है। टीम वर्क। ठीक है। टीम वर्क को प्रमोट करना है कि सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं एज अ टीम। ठीक। दैट इज एस्पिरिट टी कॉप्स। तो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं, हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरे हमारे पर्सन है दैट इज F.W. टेलर। सो F.W. टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए हैं और कुछ टेक्निक्स भी दिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, तो F.W. टेलर के द्वारा ये 4 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब कि आपको कोई भी अगर आप काम करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप वहाँ पे साइंस अप्लाई करो, साइंटिफिक डिसीजंस लो। ठीक है। हर एक काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है जिससे आप एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हो। ये F.W. टेलर का मानना था। तो हमें रूल ऑफ थंब को इग्नोर करना है। रूल ऑफ थंब यानी कि आप ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज कर लो, कि ट्राई करोगे, एरर होगी तो फिर से ट्राई करोगे, फिर एरर होगी तो फिर ट्राई करोगे। तो इससे क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा, हो सकता है कॉस्ट भी आपका ज्यादा लगे, खर्चा ज्यादा हो जाए, रिसोर्सेज वेस्ट होंगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें साइंस का यूज करना है, साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना है, ताकि आपको एक ही बार में सही रिजल्ट मिल पाए। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी यानी कि एक इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स में आगे नहीं आ पा रही हूँ, इकोनॉमी नहीं, बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर हार्मनी होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, लड़ाई झगड़े ना हो, ओनर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, मिलके वो काम कर पाए। ठीक है।
तो इसमें ये बोला जाता है कि जो बेसिकली मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अगर कुछ भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो प्रॉफिट शेयर करे विद द वर्कर्स, और वर्कर्स भी इसके बदले अच्छे से काम करें, अपना 100% देते हुए काम करें, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो दोनों के ही एटीट्यूड में, ओनर्स और मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक बेसिकली पॉजिटिव उनका एक आउटलुक होना चाहिए, पॉजिटिव उनकी थिंकिंग होनी चाहिए। ये आता है हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड में। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये इसी का एक एक्सटेंशन है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हर एक पर्सन अपने अपने बारे में सोच रहा है, इंडिविजुअलिज्म को हमें इग्नोर करना है। कोऑपरेटिव होना चाहिए, ठीक है, कोऑपरेटिव होना चाहिए कि एम्प्लॉइज जो है वो मैनेजमेंट के टुवर्ड्स सही रहे और मैनेजमेंट एम्प्लॉइज के टुवर्ड्स सही रहे। दैट कम्स अंडर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सोनेल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। मतलब क्या है कि सबसे पहले आप किसी भी पर्सन को अगर हायर कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको बहुत साइंटिफिकली आपको हायर करना है, ठीक है। सही डिपार्टमेंट में उसे लगाना है तो उसमें भी आपको साइंस का यूज करना है, और आप उसको सही से ट्रेनिंग भी दो ताकि उसकी अपनी जो बेसिकली उसकी अपनी पर्सनल ग्रोथ है वो हो पाए, ठीक है। सो दैट कम्स अंडर डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये आपको हायरिंग से लेके एम्प्लॉय को काम दे देने तक बहुत ही साइंटिफिकली चीजें करनी है, उसके इंटरेस्ट में ही करनी है, ठीक है। अच्छा, ये चार प्रिंसिपल्स हो गए। इसके बाद हम बात करें अगर टेक्निक्स की, तो इसमें भी चार टेक्निक्स हैं। FW टेलर ने चार टेक्निक्स दी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसमें पूरा का पूरा चार्ट हमें देखना है अभी। दूसरा होता है आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तीसरा होता है डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम। और फोर्थ है वर्क स्टडी टेक्निक्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे फंक्शनल फॉर्मेनशिप की। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप में आपको ये वाला पर्टिकुलर चार्ट देखना है। इसमें है क्या कि एक जो फैक्ट्री मैनेजर है उसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है प्लानिंग इंचार्ज, दूसरा है प्रोडक्शन इंचार्ज, ठीक है। और नीचे है वर्कमैन, मतलब कि वर्कमैन के ऊपर आपको टोटल 8 लोग दिख रहे हैं जो उसको ऑर्डर देंगे। एक वर्कर को इन 8 लोगों की बात सुननी और समझनी और काम करना है। तो सबसे पहले प्लानिंग इंचार्ज में देखो है डिसिप्लिनेरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इनका काम क्या है, सिंपल सिंपल एक लाइन का ही चीज है। डिसिप्लिनेरियन क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ठीक है। डिसिप्लिन में चीजें होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमें चीजें करनी है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शंस देगा हर एक चीज से रिलेटेड, परचेज हो, प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, हर चीज से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शंस देगा। रूट क्लर्क बताएगा कि प्रोडक्शन का क्या रूट होना चाहिए, किस तरह से प्रोडक्शन करना है, प्रोसेस क्या है। एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करता है कि एक चीज को बनाने के अंदर कितना कॉस्ट आएगा, कितना आपको उसमें स्टैंडर्ड टाइम लगेगा। दैट कम्स अंडर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रोडक्शन इंचार्ज की बात करें तो प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी 4 लोग हैं। सबसे पहले स्पीड बॉस, जो ये देखेंगे कि काम जो है वो स्पीडीली हो, एक टाइम के अंदर काम हो जाए। वो स्पीड कौन चेक करेगा, स्पीड बॉस। गैंग बॉस बेसिकली देखेगा कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सही टाइम पे अवेलेबल हो जाएं, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन करने के लिए उनको अवेलेबल कराने का काम होता है गैंग बॉस का। रिपेयर बॉस ये चेक करके चलेगा कि जितनी भी मशीन्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, रिसोर्सेज जितने भी हैं, वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए कि वो काम उनसे प्रॉपरली हो जाए, ठीक है। एंड इंस्पेक्टर चेक करता है क्वालिटी, कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उनकी क्वालिटी सही होनी चाहिए। वो कौन देखता है, इंस्पेक्टर, ठीक है। सो ये फैक्ट्री मैनेजर में आपको चार प्लानिंग के अंदर है और चार प्रोडक्शन के अंदर है, इनके आपको फंक्शन यहाँ पे आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन ये बोलता है कि जितनी भी एक्टिविटीज आप बिजनेस में परफॉर्म कर रहे हो वो स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए। एंड सिंप्लीफिकेशन ये बोलता है कि आप जो अननेसेसरी एक्टिविटीज हैं, कि ऐसा हो सकता है कि आपने बिजनेस जस्ट शुरू करा है और एक्साइटमेंट में आप बहुत सारी वेराइटी ऑफ गुड्स की प्रोडक्शन करना शुरू कर दो, तो वो वेराइटी मत लेके आओ, आपका कॉस्ट ज्यादा लगेगा और हो सकता है कि सारी चीजें सेल भी ना हो पाए। तो जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज हैं उनको एलिमिनेट करना है, चीजों को सिंप्लीफाई रखना है। वो किसके अंडर आता है, सिंप्लीफिकेशन के अंडर आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी में 4 स्टडीज आपको देखनी होती है। सबसे पहले मेथड स्टडी। मेथड स्टडी ये बोलता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक वन बेस्ट मेथड होता है, एक बेस्ट मेथड होता है जहां से हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको वो बेस्ट मेथड को आइडेंटिफाई करना है। मोशन स्टडी ये बोलेगा कि जितने भी आपको देखना है कि एक एम्प्लॉय जब काम करता है तो बहुत सारी चीजों में वो बेसिकली मूव करता है, उठता है, बैठता है, खड़ा होता है, तो जो अननेसेसरी मूवमेंट्स उसमें भी हो रही हैं, जो अनप्रोडक्टिव हैं, उनको हटाओ। टाइम वेस्ट नहीं करना हमें बिल्कुल भी।
टाइम स्टडी क्या है? टाइम स्टडी ये बोलता है कि एक काम को करने के लिए, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगेगा। स्टैंडर्ड टाइम कितना लगेगा वो हमें देखना होता है टाइम स्टडी के अंदर। ओके। एंड फटीग स्टडी मतलब कि एक एम्प्लॉय काम करेगा तो थकेगा भी, रेस्ट भी चाहिए, तो कितना रेस्ट चाहिए, कितनी देर के बाद रेस्ट चाहिए और कितनी देर का रेस्ट चाहिए, वो आता है फटीग स्टडी के अंदर, जिसमें हम रेस्ट इंटरवल्स की बात करते हैं। ठीक है, रेस्ट इंटरवल्स की बात करते हैं, जिससे स्टेमिना इंप्रूव होगा, आपके अंदर वापस से पावर आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी काम करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट है हमारे पास डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ये बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एम्प्लॉयज होंगे जो एफिशिएंट हैं, कुछ होंगे जो इनएफिशिएंट हैं या लेस एफिशिएंट हैं। तो हमें दोनों के लिए ना अलग अलग तरीके से वेज रेट सेट करना है। जो लोग एफिशिएंट हैं, जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको आप एक्स्ट्रा पे करो, एक्स्ट्रा पे करो। ठीक है। और जो लोग इनएफिशिएंट हैं, ज्यादा कॉस्ट में काम कर रहे हैं या कम, बेसिकली ज्यादा टाइम लेके अगर काम कर रहे हैं, तो उस केस में उनका वेज रेट कम रखो, ताकि वो मोटिवेट होंगे और एफिशिएंट की कैटेगरी में आना चाहेंगे। तो हमें एफिशिएंट लोगों को तो ज्यादा पे करना है ताकि वो अच्छे से और काम कर पाए, और जो इनएफिशिएंट है उन्हें मोटिवेट करना है कि वो भी अच्छे से काम करके एफिशिएंट की कैटेगरी में आ पाए। तो आप यहाँ पे एफिशिएंट और इनएफिशिएंट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग वेज रेट सेट करके चीजें करते हो। इसमें आएगा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में। ठीक है। सो वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। ठीक है। और मेंटल रेवोल्यूशन एक चीज होती है जो कि हम हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड में समझते हैं, कि कोऑपरेशन होना चाहिए बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आप आ जाओ, ये हो गया सब कुछ, कि जो फेओल एंड टेलर है उनमें डिफरेंस क्या है। तो देखो, F.W. टेलर और हेनरी फेओल, तो पर्सपेक्टिव दोनों का क्या था कि हेनरी फेओल ने फोकस किया था टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, और टेलर ने फोकस किया था शॉप फ्लोर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि लोअर लेवल। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी, फेओल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, टेलर के कुछ स्पेशलाइज सिचुएशन में ही अप्लाई हो सकते हैं। पर्सनालिटी क्या क्या है, तो फेओल जो है वो प्रैक्टिशनर है और टेलर साइंटिस्ट है। स्टेटस, फेओल को हम लोग फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कंसिडर करते हैं, और F.W. टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के ही इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है जी, ये है। तो हमने सारे के सारे प्रिंसिपल्स का एक क्विक रिवीजन कर लिया, टेक्निक्स भी हमने देख ली, फीचर्स हो गए और इंपॉर्टेंस भी कवर हो। ठीक है। सो आई होप आपका क्विकली यहाँ पे से चीजें रिवाइज हो गई होंगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में, कोई डाउट आता है तो कमेंट कर देना, उसको हम सॉल्व कर देंगे। और यस, थैंक यू सो मच।